क्या आपको लगता है कि सिर्फ पेड़ लगाने से दुनिया का एनवायरनमेंट बच जाएगा, या फिर कुछ ऐसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स भी हैं जो दिखती तो हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली लेकिन अंदर से एक साइलेंट डिजास्टर बन चुके हैं? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े प्लांटेशन प्रोजेक्ट की, चाइना की ग्रेट ग्रीन वॉल। लेकिन ये प्रोजेक्ट वास्तव में प्रकृति के लिए एक वरदान है या एक प्लान्ड विनाश? शुरुआत से लेके आज तक की असली कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर की भी बात है। 1950 के दशक में चाइना एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था जो धीरे धीरे उसके विकास को निगल रही थी। डिसर्टिफिकेशन। देश का लगभग 27% हिस्सा रेगिस्तान बन चुका था। खासकर गोबी डेजर्ट हर साल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर की स्पीड से फैल रहा था। आप सोचिए, हर साल दिल्ली से भी बड़ा एरिया रेगिस्तान बन रहा था। खेती की जमीन खत्म हो रही थी, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था और भूखमरी का खतरा बढ़ता जा रहा था। 1978 में चाइना ने एक एम्बिशन भरी मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था द ग्रेट ग्रीन वॉल। 4500 किलोमीटर लंबी एक पेड़ों की दीवार बनानी थी जिससे रेगिस्तान की आगे बढ़ने की स्पीड रोकी जा सके। इस प्रोजेक्ट का एक और ऑब्जेक्टिव था कार्बन एमिशन को कम करना और डस्ट स्टॉर्म्स को रोकना। सुनने में तो सब परफेक्ट लगता है ना? इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाए गए जैसे पॉपुलर, एस्पेन, व्हाइट बर्च एक्सेट्रा। 2020 तक चाइना की फॉरेस्ट कवर 23.3% तक पहुंच गई, जो कि 1949 के मुकाबले में 14.7% ज्यादा थी। डस्ट स्टॉर्म्स में भी 20% तक कमी देखी गई। लग रहा था कि चाइना ने एनवायरनमेंट को बचा लिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी दोस्तों। जितनी तेजी से ये पेड़ लगाए गए उतनी ही तेजी से एक प्रॉब्लम भी सामने आई, मोनोकल्चर प्लांटेशन। सिर्फ एक या दो टाइप्स के पेड़ लगाए गए जो नेचुरल इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल साबित हुए। इन पेड़ों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था और डिजीजेस से जल्दी मर जाते थे। 2000 में एक ही बीमारी से 1 बिलियन पॉपुलर ट्रीज नष्ट हो गए और फिर 2008 के स्नो स्टॉर्म्स में 10% प्लांटेशन खत्म हो गया। ये तो एक तरह से आर्टिफिशियल जंगल बन गया था जिसमें बायोडाइवर्सिटी नहीं थी। लोकल प्लांट्स, लोकल एनिमल्स जिनके ऊपर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता था, उनका हैबिटाट खत्म होने लगा। गोबी डेजर्ट जिसे हम बेजान समझते हैं वो असल में कई रेयर स्पीसीज का घर है जैसे स्नो लेपर्ड और बैक्ट्रियन कैमल। इनका एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ गया। एक और बड़ी दिक्कत थी पानी। इन इम्पोर्टेड ट्री स्पीसीज को ज्यादा पानी चाहिए होता था। इस वजह से लोकल ग्रासलैंड्स और श्रब्स मरने लगे। जहाँ पहले ग्रीनरी थी वहाँ जमीन सूख गई, मिट्टी की क्वालिटी गिर गई, एरोजन बढ़ गया और डेजर्ट और तेज फैलने लगा। एक 2004 की रिपोर्ट ने बताया कि 1978 से 2024 के बीच लगाए गए सिर्फ 15% पेड़ ही जिंदा बचे। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट, कई फार्मर्स ने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को काट दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि नए प्लांटेशन से उन्हें सब्सिडी मिल रही थी। इकोनॉमिक गेन के चक्कर में कई पुराने हेल्दी फॉरेस्ट खत्म हो गए। ये दिखाता है कि बिना लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी मेगा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 2014 के बाद जब ये सब चीजें सामने आई तब चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। फॉरेस्ट कटिंग पे बैन लगा दिया गया। 2020 में नए फॉरेस्ट लॉस लाए गए। अब लोकल स्पीसीज जैसे ग्रासेस, बुशेस और नेटिव ट्रीज पे फोकस किया जा रहा है। ये स्टेप इकोसिस्टम के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है। ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। भारत के लिए इस प्रोजेक्ट से कई इंपॉर्टेंट सीख मिलती है। सबसे पहली सीख, मोनोकल्चर प्लांटेशन से बचिए। जब आप सिर्फ एक ही प्रजाति के पेड़ लगाते हो तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। जल, जमीन और हवा का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरी सीख, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे सिर्फ कार्बन एमिशन घटाना या प्लांटेशन नंबर्स बढ़ाना फ्यूचर में डिजास्टर ला सकता है अगर वो सस्टेनेबल नहीं है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना होगा। जब तक गांव वाले, किसान, ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी जमीन और जंगल के स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे तब तक कोई भी ग्रीन रेवोल्यूशन टिक नहीं सकती। जो प्लांटेशन प्रोजेक्ट सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच से चलता है वो फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात थोड़ी एक्साइटिंग भी है। भारत में टेंटलम नाम की रेयर मेटल की खोज हुई है। ये एक हाई वैल्यू मेटल है जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में यूज होता है। अगर हम इस रेयर धातु का स्मार्ट और सस्टेनेबल यूज करें तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में भी चाइना को टक्कर दे सकते हैं। सो क्या हमें चाइना की तरह मैसिव प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? हाँ, लेकिन बिना प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग के नहीं। लोकल इकोसिस्टम को समझना, बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखना और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है। सिर्फ पेड़ लगाओ स्लोगन से कुछ नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें ऐसे डेवलपमेंट के मॉडल्स चाहिए जहां पर प्रकृति और प्रगति दोनों का बैलेंस हो। भारत जैसे डाइवर्सिफाइड देश के लिए ये और भी क्रूशियल है। हमारे पास हिमालय की स्नो लाइन से लेकर वेस्टर्न घाट्स की ट्रॉपिकल ग्रीनरी तक सब कुछ है। अगर हम इन इकोसिस्टम को केयरफुली मैनेज करें तो हम सिर्फ अपने देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को एक मॉडल दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी मानते हैं कि हर पेड़ लगाना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है, या अब आपको भी लगता है कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के नाम पर गलतियां हो सकती हैं? और हाँ, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि IIT रोपड़ के साइंटिस्ट ने सतलुज रिवर के आसपास कैसे टेंटलम धातु खोज निकाला और कैसे ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन बन सकता है, तो हमारे आने वाले वीडियो जरूर देखिए। वहां से आपको ये समझ आएगा कि साइंस और एनवायरनमेंट का बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, जहां नेचर और फ्यूचर दोनों की बात होगी।